नमस्कार। इनकम टैक्स लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में हम बातचीत करेंगे कि जब हम इनकम टैक्स के रिटर्न दायर करते हैं तो अमूमन असेसीज कौन कौन सी जगह गलतियां कर सकते हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में स्वागत कीजिए सीए सुमित सांका। सुमित जी नमस्कार। तो सुमित जी, इनकम टैक्स रिटर्न जब असेसी भरता है तो आप उसे क्या हिदायत देंगे, कहां पर कॉमनली एरर्स हो जाते हैं? देखिए, वैसे तो रिटर्न भरते समय हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट उसमें से जो कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस पर आपका ध्यान दिलाता हूँ। जैसे एक तो है सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्स, क्योंकि जब हम आईटीआर पे जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने आईटीआर फॉर्म कौन सा भरना है। हमारे पास 7 तरह के फॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट असेसी पे डिफरेंट इनकम सोर्स के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो वैसे वो फॉर्म पर लिखा होता है कि किस तरह की इनकम पे कौन सा आपका सोर्स पे कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। दूसरा जो आता है वो आता है कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति किसी भी असेसी का टीडीएस कट जाता है। अब व्यक्ति इस इमेज उसमें रहता है अंडरस्टैंडिंग में कि टीडीएस तो मेरा कट ही गया है, टैक्स तो कट ही गया है, मैंने रिटर्न किस लिए भरनी है, टैक्स के लिए भरनी है। तो उस केस में वो रिटर्न नहीं भरते हैं कि भाई टैक्स तो गवर्नमेंट के पास पहुंच ही गया। बट अगेन इट इज अ रॉन्ग परसेप्शन। अगर हमारा टीडीएस कटा है तो सेटल्ड है ये कि हमें रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। फिर सर एक हमारे पास में जो इश्यू आता है वो ये आता है कि जब हम अपनी रिटर्न भरते हैं तो हम जो टैक्स हमने डिपॉजिट करा, चाहे वो टीडीएस कटने के रूप में करा या हमने एडवांस टैक्स के फॉर्म में करा या सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म में करा, ये सारी चीजें हमारे 26 ईयर्स से रिफ्लेक्ट करनी, मतलब रिकंसाइल करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब जब हम भरते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना टीडीएस हम रिटर्न में डाल रहे हैं वो हमारे 26 ईयर्स में भी आ रहा हो। इसके अलावा एक बहुत बेसिक सा एरर है, जब हम पूरी रिटर्न भर देते हैं, रिटर्न को हम फाइल कर देते हैं, तो हमें ना अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवाना होता है। वेरिफिकेशन के 2-3 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं हमारे पैन आधार कार्ड या बैंक अकाउंट बेस्ड। एक होता है हम लोग डॉक्यूमेंट को साइन करके पोस्ट कर सकते हैं सीपीसी बेंगलुरु। तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार व्यक्ति रिटर्न फाइल कर देते हैं और ये जो आफ्टर रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर है इसको कई बार वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। ये सर कुछ कॉमन एरर हैं जो जनरली एक और कॉमन एरर मैं देखा है सुमित जी कि जैसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो क्योंकि जिसकी इनकम सालाना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है उसे रिटर्न दायर करनी है, तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो साल की 2.5 लाख है। सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर 80 साल से ऊपर के लिए 5 लाख। अब अगर आप नॉर्मल कैटेगरी की देखें जिसमें 2.5 लाख है, अगर वहां पर किसी की इनकम 4 लाख 3.5 लाख होती है और मान लो उसका टैक्स नहीं बन रहा तो उसे लगता है शायद मुझे रिटर्न नहीं डालनी, तो क्या अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है तो रिटर्न डालनी है? हाँ जी सर, रिटर्न डालनी है। देखिए गवर्नमेंट ने ना इनडायरेक्टली 5 लाख रुपए तक की, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसकी इनकम को एग्जम्प्ट किया है। बट ये एग्जम्पशन देने के लिए जिस सोर्स को उन्होंने यूज किया है वो है सेक्शन 87A, विच इज अ रिबेट ऑन टैक्स। सिर्फ क्या है, 2.5 लाख से ऊपर हमारा जो भी टैक्स होता है 87A की वजह से वो टैक्स निल हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिटर्न फाइल नहीं करनी। सेक्शन 139(1) ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, विच इज 2,50,000 या 3 लाख या 5 लाख एज द केस में भी, तो आपको रिटर्न फाइल जरूर करनी है, आपका टैक्स बने या आपका टैक्स ना बने। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे सीए सुमित संघ ने दी है कि ये कॉमन एरर्स हैं और उम्मीद है कि एसएससी इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आइए जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न दायर करना चाहें तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.incometax.gov.in। ये नया पोर्टल है जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जून 2021 में लॉन्च किया है और इसीलिए जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप आएंगे इस होम पेज पर ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल। आप अगर एसएससी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन में हम देखते हैं सुमित जी कि इंडिविजुअल तो पैन यूजर आईडी लिखकर लॉगिन कर सकता है और अगर उसका आधार पैन से लिंक है तो आधार भी। लेकिन अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनका एक अलग से यूजर आईडी भी रहता है।
बिल्कुल रहता है जी, ऐसा होता है। हम इनकम टैक्स पोर्टल पे दो वेज से जाते हैं। एक तो एज एन एसएससी, अपनी खुद की रिटर्न्स, अपने खुद के फाइनेंशियल्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑडिट्स हो गई या सर्टिफिकेशंस हो गई। तो उन फॉर्म्स को फाइल करने के लिए हमारे पास एक अलग लॉगिन आईडी होता है, जो कि हमारे सीए, जो एज अ प्रोफेशनल हमें लॉगिन आईडी हमारा क्रिएट होता है। उसमें हमारा सारा इंस्टीट्यूट से जो भी हमारा मेंबरशिप नंबर वगैरह ये वो सब उसके अंदर हम लोग मेंशन करके चलते हैं जी। और सफल लॉगिन करते ही असेसी को ई फाइलिंग पोर्टल पर वेलकम किया जाएगा। आपका प्रोफाइल स्टेटस और आप कौन कौन सी सेवाएं ले सकते हैं उसका ब्यौरा होगा। और इसी पेज के ऊपर यदि आप एक ब्लू मेन्यू बार देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे डैशबोर्ड और फिर ई फाइल। तो सुमित जी, अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। फाइल इनकम टैक्स। उसके बाद ये हाँ, मोटे तौर पर ये जानकारी वो मुझे कंफर्म करने के लिए कहता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमें संक्षिप्त में समझाएं कि इस स्लाइड को हम कैसे समझें। सर देखिए, ये एक किस्म से आप मानिए कि ये हमारा एक आईटीआर फॉर्म फॉर्मेट ही ओपन हुआ है। इसमें सबसे पहले उन्होंने हमसे एक हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, जी जिसमें हम अपनी पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, या हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, देन हमारा पैन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज, आधार नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल्स इसमें कुछ तो ऑटो पॉपुलेट होकर आएंगी और कुछ हमें डालनी पड़ सकती है। इसी के साथ इन्होंने एक आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन दिया है। बैंक डिटेल में क्या है, डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, उसका कोई बैंक अकाउंट क्लोज ही क्यों ना हो गया हो, उन्हें अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, मतलब ऐड करना है इसमें। जब आप आएंगे तो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ऐड बैंक अकाउंट का एक इसमें ऑप्शन है। सो वी हैव टू ऐड द बैंक अकाउंट, जिसमें हमारी बेसिक डिटेल जाती है। जी, मैं चाहूंगा कि जैसे, बैंक वाले पे मैं आपसे एक और सवाल कर ही लूं। हम जब पहले कॉलम हाँ जी सर। पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं तो हमने देखा है कभी कभी कंफर्म दबाते ही एरर्स आ जाते हैं कि आपने अभी अपना अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किया। तो बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कौन करेगा, क्या मतलब है इसका? देखिए सर, बैंक डिटेल्स में ना वी हैव टू स्टेप्स। एक तो बैंक अकाउंट को ऐड करना। फॉर एग्जांपल हमारे 5 बैंक अकाउंट्स हैं, तो हमें पांचों बैंक अकाउंट्स उसके अंदर एक तो ऐड करने हैं। अच्छा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्री वैलिडेशन। प्री वैलिडेशन क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जब आपको आपके बैंक अकाउंट में रिफंड लेना है, तो आपको बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना इज अ मैंडेटरी प्रोसेस। अगर आप प्री वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा। प्री वैलिडेशन के अंदर बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप उसमें अपना फोन नंबर जो आपने मेंशन कर रखा है बैंक में, वो आप डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हैं, और आप एक ऑप्शन है प्री वैलिडेट। जब आप करते हैं तो अगर बैंक का सर्वर सही परफॉर्म कर रहा है तो विद इन अ मिनट आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाता है। अच्छा। वैलिडेट होते ही, नाउ इफ यू हैव अ रिफंड, तो रिफंड प्रोसेस होते ही आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएगा। आपको डिपार्टमेंट में कोई चेक किया ऐसा कोई चीज नहीं दी जाएगी। ईसीएस के थ्रू वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। जी। और ये जो यहाँ पर है सिलेक्टेड फॉर रिफंड, तो अगर मैंने अपने 2-3 बैंक अकाउंट जितने भी हैं सारे लिख दिए, उनमें से एक में फिर मुझे इसे एक्टिवेट करना चाहिए कि ये अकाउंट मैंने रिफंड हाँ के जी, लिए सिलेक्ट एक कर में लिया? नहीं, एक ही कर पाएंगे आप, अच्छा। कर ही एक में पाएंगे। जैसे ही आप एक में एक्टिवेट करेंगे तो रिफंड एक ही में आएगा। अगर देखिए, अगर हम 2 कर देंगे तो डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि किस वाले में देना है। तो ये एक ही अकाउंट है जो एक्टिव होगा। जो एक्टिव होगा, अगर आप दूसरा क्लिक करेंगे तो पहले वाला ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा, अच्छा। वो डिसेबल्ड हो जाएगा, द अदर वन वो अनेबल्ड हो जाएगा। जी। इसमें तो एक छोटा सा मैं और ऐड करना चाहता था। ये जो हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं ना, हाँ जी। जब हम रिटर्न को वेरीफाई करते हैं तो हमें बैंक अकाउंट ऐड करने से, प्री वैलिडेट करने से एक फायदा और मिलता है। हमारा एक ईवीसी विच इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट होता है जब हम रिटर्न को सबमिट करते हैं। अच्छा। तो जो मैंने बोला ना, हमें रिटर्न वेरिफिकेशन करनी होती है, हाँ जी। वहां पे ये कोड हमें मदद कर देता है। अच्छा, तो चलिए, ये तो पहला टैब हुआ पर्सनल इंफॉर्मेशन का, जहां पर हाँ जी, आपसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आधार, पैन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स आप कंफर्म करेंगे। और जब आप कंफर्म सक्सेसफुली करेंगे तो ही आप अगले टैब ग्रॉस टोटल इनकम को एक्टिवेट कर हाँ पाएंगे। जी, ये क्या है सुमित जी? एक्टिवेट करना है। सर देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना अपना जो मॉड्यूल है उसको इस तरह से डिजाइन करा है कि आपकी इनकम्स जो हैं
जो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। तो आपकी कोई सैलरी इनकम है, जैसे आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा, तो वो वहां से आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी। आपकी कोई रेंटल इनकम है, सामने वाले व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा, वो रेंटल इनकम यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरह से जो भी टीडीएस कट रहे हैं वो इनकम तो आपकी यहाँ पर आ ही जाएगी। अदर देन दैट कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें कोई टीडीएस नहीं कटा, आप डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं, तो वो इनकम भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जी जी। और फिर तीसरा टैब, ग्रॉस टोटल इनकम, इसके लिए तीसरा टैब डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम। हाँ सर, डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम से क्या है, हमारी कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो कि एग्जम्प्ट होती हैं बट वी हैव टू इन्फॉर्म। जैसे कि आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ, हमारे को सेक्शन 56(2) में गिफ्ट एग्जम्प्ट है, बट उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। तो अगर हमें गिफ्ट मिला, हमारे किसी रिलेटिव ने हमें गिफ्ट दिया, मदर ने दिया, फादर ने दिया, किसी के सन ने उनको कुछ गिफ्ट दिया, अंडर विल किसी को कोई चीज मिली, तो ये सारी चीजें हमारी एग्जम्प्ट होती हैं इनकम से, तो ये हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा डिस्क्लोजर से क्या मतलब है, डिस्क्लोजर में ना डिपार्टमेंट ने, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ इसमें कि किस तरह के डिस्क्लोजर्स आते हैं। कई बारी जब कोई बिजनेस एसएससी होता है तो उसकी जीएसटीआर यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने उन्होंने कितनी टर्नओवर दिखाई है, ये भी हम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा, तो इस तरह के डिस्क्लोजर और एग्जम्प्ट इनकम हम यहाँ पे, मतलब सुमित जी ट्रांसपेरेंसी के एंगल से एक लिंकेज है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर टोटल डिडक्शंस। सर टोटल डिडक्शंस, ये वो डिडक्शंस हैं जो हम लोग अपनी इनकम में से अवेल करते हैं। जैसे कि एटीसी बहुत ही कॉमन डिडक्शन है, अक्सर लोग लेते हैं। उसके अलावा एटीडी की डिडक्शंस होती हैं, रेंटल डिडक्शंस होती हैं, 80GG। तो इन सब डिडक्शंस में जो भी हमारी डिडक्शन हमें मिलेगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब हमें फील करना होगा, कुछ जगहों से तो अपने आप आएगी, कुछ हमें खुद बतानी पड़ सकती है जी। और उसके बाद जब मैं टोटल डिडक्शंस कंफर्म करूंगा तो मैं 5वें टैब टैक्स पेड पे आ जाऊंगा। और सुमित जी जैसा आपने शुरू में बताया था कॉमन एरर, क्या ये टैक्स पेड वही टैब है जो फॉर्म 26AS से अलाइन होना चाहिए? हाँ जी सर, ये बिल्कुल वही पॉइंट है। टैक्स पेड में हमारे पास, हम टैक्स पेड तीन तरह से। एक हम करते हैं टीडीएस की फॉर्म में, एक एडवांस टैक्स की फॉर्म में, एंड द अदर वन इज सेल्फ असेसमेंट की फॉर्म में। तो जो भी हमने टैक्स पे किया है या जो भी हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो हमारा 26AS से मैच करना चाहिए। यहाँ पर हम टैक्स पेड लेकर आते हैं जी बिल्कुल। और वैसे तो ये अपने आप आना चाहिए 26AS से। अच्छा ठीक है। तो अगर हम टैक्स पेड अपने आप आता है 26AS से, तो क्या आखिरी कॉलम भी फिर सेल्फ पॉपुलेट हो जाएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी? सर टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेड दोनों मैच होने चाहिए, टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होएगा। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये तो आपने टैब्स बता दिए, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो हमसे ये भी पूछता है फाइलिंग सेक्शन में कि आप इनकम टैक्स के रिटर्न कौन से सेक्शन में दायर कर रहे हैं, तो कैसे सिलेक्ट करें? हाँ जी सर देखिए, वैसे तो इनमें आप देखेंगे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर हम अपनी रिटर्न विद इन टाइम दे रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट दे रहे हैं, तो हम लोग सेक्शन 139(1) में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अगर हम अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद में दे रहे हैं तो हमें 139(4) में अपनी रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। वैसे ये एरर्स हैं, जब आप डेट पे आगे जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली 139(4) आपको तब 4 ही दिखाएगा। अच्छा। लेकिन 139(5) जो है वो हमें चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 139(5) इज फॉर रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हमने जब अपनी ओरिजिनल रिटर्न भरी तब हमसे किसी वजह से कोई एरर हो गया, जो हमें बाद में पता लगा कि यार हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, तो हम लोग अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। हमारे पास 1 साल का समय होता है असेसमेंट ईयर का। जिस साल की हम रिटर्न भर रहे हैं उससे अगले साल असेसमेंट ईयर जो होता है वही हमारा लास्ट डेट होती है रिवीजन। तो हम लोग अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। जो लास्ट वन है ना, ये है 119(2)B सर ये क्या सेक्शन है, एक सर्टेन डेट के बाद आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती, बट गवर्नमेंट हैज गिवन सम पावर्स टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कि अगर आप कुछ जेन्युइन ऐसा रीजन था कि आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर सके, तो इस सेक्शन में आप उनसे पहले परमिशन लेंगे। अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं तो आपका पोर्टल जो आपका लॉगिन है वो ओपन हो जाएगा। तब आप इस सेक्शन में अपनी रिटर्न फाइल करें। अच्छा, कि भाई हमने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लिया है पहले कमिश्नर से, एंड नाउ वी आर फाइलिंग आवर रिटर्न।
तो वो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगी, ये 1192B में। बिल्कुल ठीक है। और नीचे जो लिखा है फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, ये फिर अगर आयकर विभाग से कोई नोटिस आता है और आप फिर रिटर्न, हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या होता है, जो हमारी असेसमेंट्स होती हैं, जिसको हम कॉमनली असेसमेंट के नाम से जानते हैं, अगर आयकर विभाग से हमें कोई ऑब्जर्वेशन आती है, एक सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन 139(9) की है। इसमें क्या होता है, ये कोई हार्ड नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एरर्स हमसे हो जाते हैं जो अनइंटेंशनल एरर्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, 139(9) का हमें नोटिस देता है, हमें बताता है कि हमसे ये एरर हो गया है, आप अपना एरर ठीक कर दीजिए या रिटर्न ठीक कर दीजिए। तो आप इसमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, ये फैक्ट पर बेस्ड होता है, हर किसी के लिए अलग सिचुएशन होगी, तो हम इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे डालते हैं। आप एक बात और देखिए, तो लिखा हुआ है कि फाइल इन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हम इन रिस्पॉन्स इनके सबमिट करते हैं। ये डिपार्टमेंट हमें पहले कुछ भेजेगा, कुछ लेटर भेजेगा, देन उसके रिस्पॉन्स में ही हम कुछ सबमिट करेंगे जी। तो हम इन सेक्शंस का यूज करते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि अगर हम कॉमन एरर्स के प्रति सजग रहेंगे तो फिर हमें ये नोटिस आएगा ही नहीं, और इसलिए नहीं रेक्टिफिकेशन आएगा। की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने बैंक डिटेल्स की बात की, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात की, पर सुमित जी ई फाइल जो आइकॉन है उसमें जब मैं क्लिक करता था तो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ एक नीचे आइकॉन और आता है, इनकम टैक्स फॉर्म्स। और जब मैं इनकम टैक्स फॉर्म क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। तो ये एग्जेम्पशन और रिलीफ के फॉर्म्स क्या इंडिविजुअल को भी कोई भरने हैं, क्या इसका भी इनकम टैक्स रिटर्न से लिंकेजेस हैं? हाँ जी सर, ये क्या है, ये जो फॉर्म्स हैं, ये ना रिस्पेक्टिव फॉर्म्स हैं अलग अलग बेनिफिट्स के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, हमें कई तरह के बेनिफिट्स देती है। अच्छा। जैसे जो हमारी कुछ बैकवर्ड स्टेट्स थी, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए थे कि अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस स्टेट में लगाते हो, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में लगाते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में लगाते हैं, तो हम आपको प्रॉफिट में कुछ बेनिफिट्स देंगे। हम लोग आपके प्रॉफिट्स को टैक्स ही नहीं करेंगे, 5 साल तक नहीं करेंगे, फिर अगले 5 साल हम आपका 50% टैक्स करेंगे, 50% आपको एग्जम्पशन देंगे। तो इन तरह की एग्जम्पशंस को जब हम क्लेम करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। उसी तरह से जब कोई सेज में जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो सेज यूनिट्स होते हैं, वहां पर भी गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, बट दे हैव टू फाइल द फॉर्म्स। ये फॉर्म इंडिविजुअल असेसी के लिए जहाँ पे एप्लीकेबल होंगे वो केस होता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं छोटा सा, जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉई है, उसको जब एचआरए मिलता है, तो एचआरए में क्या होता है कि वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपना बिजनेस कर रहा है खुद का, लेकिन वो रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो गवर्नमेंट ने उनको भी एक बेनिफिट दिया है। सेक्शन 80GG में वो 60,000 तक की रेंटल का बेनिफिट ले सकते हैं। तब उनको भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। इसलिए ये एसएससी वाइज कैटेगरी उन्होंने की हुई है कि किस एसएससी के ऊपर कौन सा फॉर्म है। तो सुमित जी मान लीजिए इनकम टैक्स फॉर्म्स में हम भरते हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया सेक्शन 80GG हाउस रेंट के लिए जो कि बिजनेस प्रोफेशनल है, तो फिर वो क्या इन 6 में झलकेगा, जैसे डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम में, या यहाँ कहीं? मैं सर इसमें ऐसा कहना चाहूंगा कि जो हम डिडक्शन जब हम यहाँ पे 80GG की लेंगे ना, तो उसको वो फॉर्म सपोर्ट करेगा। देखिए हमने बोला कि हमारी 80GG में एक्स अमाउंट की डिडक्शन है, ठीक है। जब हम फॉर्म भरते हैं ना, तो वो फॉर्म में हमने किसको रेंट दिया, कितना रेंट दिया, क्या उनका पैन नंबर है, ये चीजें वो हमसे मांगते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, जो आपने डिडक्शन क्लेम की उसका सपोर्टिव क्या है, वो हम बेसिकली इन फॉर्म्स में उनको प्रोवाइड करते हैं। तो एक किस्म से ये डिडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, जी, मैंडेटरी है ये फॉर्म फाइल करना। तो चलते चलते सुमित जी, आप ये जो नया ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल आया है, जिसमें सरकार कह रही है जी हम आयकर एसएससी के लिए सरल करेंगे प्रक्रिया, तकनीक का और उपयोग करेंगे, आप कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? सर देखिए, इनिशिएटिव अच्छा है। हमारा बीइंग अ चार्टर्ड, क्योंकि हम तो इस फील्ड में रहते हैं, होता क्या है कि जब भी कोई सरकार कुछ करती है वो हमेशा बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए ही करती है। गवर्नमेंट इज देयर फॉर अस ओनली। अब जब हम उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो हमें एप्लीकेबिलिटी के समय दिक्कत आएगी, क्योंकि जब भी कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस होगी उस इंट्रोडक्शन में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हालांकि वो कोशिश अभी उनकी इतनी नजर नहीं आ रही है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है कई जगहों पे, तो बट ठीक है, मतलब मैनेज करने वाली बात है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं इसमें हम सभी का सहयोग रहेगा।
क्योंकि जैसा आपने कहा कोई भी नई सहयोग चीज रहेगा आती है ठीक तो होगा। टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, और इतना विशाल देश है हम्म। और दायरा जो है रिटर्न भरने वालों का वो भी बढ़ता जा रहा है लगातार। सुमित जी। बढ़ता जा रहा है, ये अच्छी अच्छी चीज़ है, ये जो दायरा बढ़ता जा रहा है ये वैसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कलेक्शंस होगी तभी वो मनी वापस हमारे पास फॉर द यूसेज आएगी। जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दायरा बढ़ता जा रहा है और इवन अब तो ऐसा है कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स की कैटेगरी भी बढ़ती जा रही है, लोग काफ़ी उसमें मतलब आजकल बिजनेस में जरा ज़्यादा आ रहे हैं, हर व्यक्ति कोशिश जी करता है। जी जी। उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़े सबकी, तो वो आयकर भी समय से दें, अपना कर्तव्य निभाएं और तकनीक से ना घबराएं, बिल्कुल। आयकर को भी समझें, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो प्रोफेशनल की मदद भी जरूर लें। आज कार्यक्रम में आके सरलता से समझाने के लिए सीए सुमित संघ आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।